फिर आज वाला क्लास स्टार्ट किया जाए। चैप्टर वही चल रहा है अपना, वेक्टर। और ये वाले को लिखा जाएगा क्लास 2। हम लोग कल किसके बारे में अपना ज्ञान बढ़ा रहे थे भाई? वेक्टर का यूज कहाँ है? हाँ, वेक्टर के यूज को वो तो हमने एक मोटा मोटा अपना मामला बना दिया है कि ये सब काम किए जाएंगे। ये हमारे आंखों का दोष है कि सही में ये नहीं आ रहा है। ऐसे यहाँ से ये एरो तो दिखना चाहिए। हाँ, दिख गया ये। सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था फिजिकल, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो इसी के बारे में कल जो पढ़े थे पहले तो उसको पूरा कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। लेंथ ऑफ विच is proportional to एकदम सही बात कह रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है और इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, और हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई इफ 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर, तो एक दूसरा लाइन जो कि बराबर है 10 सेंटीमीटर के, आप इसके लिए कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लो ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर 6 न्यूटन है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। हम लोगों को क्या करना है? यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी मेथड हम लोगों को बता देगा कि भाई हियर 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 2 न्यूटन। तो अगर कोई 10 सेंटीमीटर है तो उसको 10 से 2 से गुणा कर दो, आपको आराम से मिल जाएगा 20 न्यूटन के बराबर। तो ये बात सही है कि नहीं कि लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है? ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन की दृष्टि में दिख रहा है, तो इसीलिए इसकी मदद की जाए। एक वेक्टर सी ले लेते हैं और ये सी वाले वेक्टर की लंबाई में ले लेता हूं कितना? सिर्फ 2 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी विल बी वही 2 दूनी 4 न्यूटन होना चाहिए। तो ये एक रे से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उस रे का या एरो का जो लेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड के। तो ये बात को आप लोग लिख लीजिए। तो लिखते चलिए, फिर हम लोग एक एक पॉइंट को पूरा करते चलते हैं।
3-4 कलर देख के मुझे लगा कि एक साथ आप 3-4 पेन पकड़ के लिख रहे हो भाई, आश्चर्यजनक काम कर रहे हैं। इसको मिटा देना चाहिए, इसमें तो कोई समस्या की बात नहीं है। बहुत अच्छा है भाई, इसको मिटा दिया जाए। और मैग्नीट्यूड के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया कि मैग्नीट्यूड होगा प्रोपोर्शनल टू जो भी अपना लेंथ। अब डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल बी in direction of tail to head of the vector. Of the head. हाँ Of the head. हाँ, tail to head of the arrow लिख दिया जाए। चलो आप कह रहे हो तो ये भी मान लेना। जैसे ये अपना एरो है, तो कल भी अपनी बात हो रही थी कि अगर ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो हमारा जो वेक्टर लिखा जाता है वो वेक्टर लिखा जाएगा ए बी वेक्टर, ए से बी की तरफ। इसका डायरेक्शन भी होगा वही टेल से हेड की तरफ। जैसे कुछ रेडीमेड डायरेक्शन अगर आप लोगों को लिखना हो तो ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ लिखा जाएगा। अगर मान लो कोई आदमी आपको ऐसा एक वेक्टर दे दे तो आप कहोगे ना कि इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, ईस्टवर्ड। अगर कोई आदमी आपको एक ऐसा वेक्टर दे दे तो आप कहोगे तुरंत कि इसका डायरेक्शन साउथ की तरफ होगा। अगर कोई आदमी मान लीजिए कि कुछ ऐसा मजाक कर दिया आपके साथ, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, तो आप कहोगे ना अभी तक के ज्ञान के हिसाब से ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो जब ये ठीक 45 डिग्री पे रहते हैं तो हम लोग इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो कितना सिंपल है भाई डायरेक्शन पता करना। सीधे टेल से हेड की तरफ देखिए, जिधर होगा उधर ही अपना डायरेक्शन आ जाएगा। ईस्ट नॉर्थ। हाँ, ईस्ट नॉर्थ को नहीं कह सकते भाई, एकदम कह सकते हैं, लेकिन स्पीक एनीथिंग विच साउंड्स गुड, है कि नहीं। मतलब मनुष्य जो है वो थोड़ा खूबसूरती वाला जानवर है। वो बाकी जानवरों की तरह कुछ भी हो सकता है कि कुत्ते लोग भौंकते हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल भी उनकी कोई भाषा नहीं होगी, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तभी तो दूसरा कुत्ता उन्हें रिस्पॉन्ड करता है, बट इट डजंट साउंड गुड। तो हम मनुष्यों का काम क्या है कि हम लोग वही बोलेंगे जो अच्छा लगे। तो यही ये अच्छा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट, आदत है हमें इसे कहने की, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। बाकी तो आप ऐसा भी कह सकते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसके लिए अंग्रेजी में एक बढ़िया शब्द भी है। ऐसे बोलने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में भाई? वर्बोस। नहीं होते वर्बोस लोग जो मतलब वही एक ही स्टेटमेंट होगा पर उसी को मतलब इतना घुमा फिरा के बोलेंगे कि आप बाद में उनसे ये पूछे कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ कहना क्या है, बस यही कि नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट है। तो चलो इसको मिटा दिया जाए। इसके बाद से डायरेक्शन का पता चल गया। तो वेक्टर के पास दो ही तो चीजें थी, एक था उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा था उसका डायरेक्शन। तो अब तीसरी बात कि भाई उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। तो हम लोग ये लिखेंगे कि भाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज बोल्ड लेटर और with an arrow over top of the letter. जैसे ये सिर्फ ए है, वहीं अगर किताब में आपको ऐसे दिखे इतना बोल्ड
तो आप कहेंगे कि ये वेक्टर ए है, या कामचोर लोगों के लिए इसके ऊपर एक एरो लगा देने का, ये भी वेक्टर ए है। तो यही अंतर है। तो इस तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन का मामला हो गया। अब थोड़ा कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, उसके बाद पुनः आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, लिख लिया। अरे वाह, तुम एक साथ में 3-4 कलर से लिखने की कला है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अधिकतर अच्छी आदतें आदमी के पास बचपन से ही होती है। जैसे जैसे वो समय के साथ आगे बढ़ता है, बुरी आदतें उसे गिरफ्त में ले लेती है। तो देखो, दरअसल क्या है कि बचपन में आदमी वेक्टर होता है, आगे चल के स्केलर हो जाता है। भाई बचपन के समय में ऐसा होता है ना कि आदमी के पास एक क्लियर कट विजन होता है कि मैं बड़ा होऊंगा। बहुत सारे लोगों का, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग, मैं बड़ा होऊंगा तो सिर्फ इसलिए बड़ा होना चाहता हूं कि भाई घर वाले मुझे नहीं पीटेंगे, क्योंकि बड़े लोगों को नहीं पीटते, है ना। कोई आदमी पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करेगा, आपकी मर्जी हो, आप पढ़ो, नहीं मर्जी है दुकान खोल लो। तो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन रहता है। मान लो कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो ये सोचे कि मैं MIT में जाके पढ़ना चाहता हूँ, नॉट और मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, द मैसाचुसेट्स में। तो कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि भाई हमारा डायरेक्शन लाइफ में फिक्स है, हमें आगे चल के संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत का विद्वान बनना है। जिसको जी इच्छा होती है वो आदमी वो करना चाहता है। बड़ा होने के बाद आदमी क्या हो जाता है, वो स्केलर बन जाता है। मतलब उसको सिर्फ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब वो आदमी क्या सोचता है कि कैसे भी करके पैसा आना चाहिए, कैसे भी करके हमारा नाम बड़ा हो जाना चाहिए। मतलब कोई एक डायरेक्शन नहीं है उसके लाइफ में। उसके लाइफ में अब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का और यूनिट का मतलब है। जैसे 1 करोड़ हो गया तो हमारी कोशिश है कि 1 लाख करोड़ क्यों नहीं हो सकता। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, है ना। डायरेक्शन का ऐसा कोई मामला नहीं है। तो खैर, वेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा इनके अलग अलग तरह के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो कुछ टाइप है जिसमें वेक्टर को बांट दिया गया है। सबसे पहले हम लोग तो रियलिस्टिक लोग हैं, 0 से शुरू करते हैं। 0 वेक्टर, या इसी का एक और नाम है नल वेक्टर। तो भाई इसका नाम ऐसा 0 या नल वेक्टर क्यों कहा गया है? एकदम सही बात है। इट हैज 0 मैग्नीट्यूड। तो जब 0 मैग्नीट्यूड था तो इसको स्केलर में डाल देते हैं, वेक्टर में क्यों डाले हुए हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सर मानता है इसलिए। नो सर, चलो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सही रखने के लिए। सही रखने के लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम लोग इतना सही गलत के बारे में नहीं सोचते, हम लोग एक जोक के बारे में सोचते हैं। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास नहीं, हमारे पास क्यों नहीं, अपने स्टेट के लोग तो थोड़ा समझदार होते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि 4-5 दोस्त एक गाड़ी लेते हैं, कार, एक जैसे मैंने बिल्ड के बॉडी के लोग रहते हैं, और वो लोग एक कार लेके कहीं चले जाते हैं। अभी लॉकडाउन का नियम तोड़ ताड़ के, फिर क्या होता है कि उनके कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। उनका ड्राइवर बोलता है कि अब फ्यूल नहीं है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो प्राइमरी जोक, उनमें से एक दोस्त बोलता है फिर पीछे ले चलो। इस प्राइमरी जोक के बाद सेकेंडरी जोक, ड्राइवर बोलता है कि भाई अकल के अंधे, अगर आगे नहीं जा सकती तो बिना फ्यूल के पीछे भी गाड़ी नहीं जा सकती। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग सब लोग मिलके इस गाड़ी को धक्का देते हैं। वो लोग गाड़ी को धक्का तो दे रहे हैं पर फिर भी गाड़ी कहीं नहीं जा रही है। क्यों भाई? क्योंकि वो सब लोग अच्छे लोग हैं। 2 लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं और ठीक वैसे ही 2 लोग आगे से धक्का दे रहे हैं। तो आपको लगता है ना कि जितना ये लोग फोर्स लगाएंगे उतना ही इनके दोस्त लोग भी फोर्स लगाएंगे और ये गाड़ी कहीं नहीं जा रही। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। अब आप कहोगे ना कि 0 जो है वो एक फोर्स है। अगर वो फोर्स है तो उसको मैं स्केलर में तो डाल नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए
उसको नल वेक्टर कहा गया है, लेकिन क्योंकि वो वेक्टर्स के सम से ही आया है, तो आप उसके लिए क्या शब्द और उपयोग कर सकते हैं? जीरो ही यूज करेंगे। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने जीरो वेक्टर रखा है। लाइक आप ऐसा भी कह सकते थे कि मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है और इनका ठीक उल्टा एक वेक्टर है माइनस ए। माइनस ए होने के लिए क्या जरूरत है? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको एक नल वेक्टर मिलेगा कि नहीं? जीरो के बराबर मिलेगा। तो उसका नाम नल क्यों कहा? नल का मतलब भी जीरो ही होता है। मैंने दुनिया में अलग अलग लोग हैं ना, वो जीरो को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा ही इसका नाम नल रख रखा है। तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड विथ नल जल योजना। इसको नल जल से कोई लेना देना नहीं है, ये नल वेक्टर है। ये ए और माइनस ए वेक्टर दोनों को जोड़ देते हैं तो जीरो आ जाएगा। चूंकि वेक्टर के जुड़ने से आया है तो इसीलिए इसको हम लोग जीरो वेक्टर ही बोलेंगे। और क्या इसमें अच्छी बात हो सकती है भाई? जैसे इन्होंने कहा कि जीरो मैग्नीट्यूड होता है, तो जीरो मैग्नीट्यूड होगा तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? आर्बिट्ररी नहीं बोलते इसको, हम लोग बोलते हैं इट हैज नॉट ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब इसका जो डायरेक्शन है ना वो स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? अभी हम लोगों ने तय किया थोड़ा देर पहले कि हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन मानेंगे टेल से हेड की तरफ, और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इट मस्ट बी इन प्रोपोर्शन विद लेंथ ऑफ द एरो। तो जीरो किसके प्रोपोर्शनेट होगा? किसी के नहीं। आप कहोगे कि एक पॉइंट के। तो अगर जीरो एक पॉइंट के प्रोपोर्शनेट है तो इस पॉइंट में कोई आदमी टेल किधर बनाए हेड किधर बनाए, वो भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसी भारी कंफ्यूजन को देखते हुए इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉन स्पेसिफिक होगा, है ना? तो बस अब जैसे मान लो ये अपने चार दोस्तों का जो एग्जांपल लिया था, ये चार दोस्त लोग भी चाहे किसी भी तरीके से कंप्लीटली अपोजिट सेंस में अगर फोर्स लगाएंगे तो भाई हर बार जीरो ही मिलेगा। तो हम लोग फिर किधर की तरफ उसका डायरेक्शन बनाएंगे? मान लो कि ऐसे ऐसे लोग फोर्स लगा रहे हैं, उनका मन करे वो बोले नहीं नहीं एक आदमी पीछे वाला हिस्सा पकड़ के और एक आदमी बम्पर पकड़ के खींचो, तो भी जीरो ही होगा। अब आप क्या कहोगे कि उसका डायरेक्शन किधर होगा? उनको मान लो थोड़ा और मस्ती आ जाए, वो लोग बोले कि दो आदमी इस कोने से फोर्स लगाएंगे, दो आदमी इस कोने से फोर्स लगाएंगे, तब भी नेट फोर्स जीरो ही होगा। दो लोग इस हिस्से से फोर्स लगाएंगे और दो लोग उस तरफ जाके फोर्स लगाएंगे, तब भी नेट फोर्स जीरो ही होगा। तो अगर इन सारी स्थितियों में नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है तो आप कितनी आसानी से कह सकते हैं ये बात कि भाई मतलब मामला थोड़ा ठीक नहीं है, जीरो को हम लोग कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे सकते। और ग्राफिकली मैंने आपको बताया ही कि ये वाला एक मुद्दा है कि चूंकि हम लोगों की बात हुई है कि वी विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर विद एन एरो इन विच लेंथ इज इन प्रोपोर्शन विद मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन फ्रॉम टेल टू हेड ऑफ द एरो विल बी इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ पे डॉट में ना कोई टेल निकाल सकता ना कोई हेड निकाल सकता, तो बस हम लोगों को सिंपली क्या करना चाहिए, ऐसे सवाल से निकाल लेना चाहिए। तो एक ये है अपना। चलो तो इसमें तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप लोगों ने लिख भी लिया। जीरो वेक्टर के बाद अब दूसरा है, जीरो से हम लोगों ने गिनती शुरू की है तो हम लोग एक की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर। तो इट हैज जीरो के बदले यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट का मतलब वन ही होता है। तो खास बात यह है कि क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, वन है, आप लोग जानते हैं कि भाई देश दुनिया में या फिजिक्स में कहीं भी जो एक नंबर पे होता है उसको थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। वैसे ही इस यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखा जाएगा, ए के ऊपर कैप लगा दिया जाए तो हम लोग इसको कहेंगे यूनिट वेक्टर ए। अगर कैप नहीं होगा तो उसको सिंपल वेक्टर कहा जाएगा, यूनिट का उसमें कोई मामला नहीं रहेगा। दूसरा, आप लोग ये बात भी जानते हैं कि अगर कहीं भी ऐसे दो सीधे सीधे डंडे किसी एक वेक्टर के दोनों तरफ लगा दिए जाएं तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो हम लोग ये लिख देंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है
मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये 1 के बराबर हो गया। फिर अब इट हैज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। भाई जो यूनिट चीजें होती है उनके पास तो स्पेसिफिक डायरेक्शन होता ही है। और मान लो मेरे पास लाइफ में एक ही गोल है, तो अगर एक ही गोल है तो वो तो स्पेसिफिक होगा ना। जिसके पास कोई गोल नहीं है उसका लाइफ में कोई स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर किसी आदमी के लाइफ में यही गोल है कि मुझे दिन अच्छे से बिताने हैं अपने जिंदगी के, तो भी वो सोच लेगा कि भाई हमको कौन कौन से काम पसंद है और वो उसी काम के हिसाब से काम करेगा। तो ये हो गया। अब ये यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। जैसे आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है ना। तो हम लोग ऐसे में लिख लेते हैं कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये भी एक मुद्दा है। आप लोगों को जब भी कभी मन करे तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको लिख लेने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। इसको हो गया वो तो अच्छा ही है, होना भी चाहिए। देखो आप लोगों को तो पता ही होगा ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई और ये प्लस जेड है। इसको हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलने से मेरा मतलब है कि अगर मैं एक्स एक्सिस के तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को प्लेस करूं और वाई एक्सिस की तरफ कर्ल करूं तो थंब को जेड एक्सिस की तरफ आना होगा। तो आ गया, कोई समस्या नहीं है। फिर ये जो जेड है ये निश्चित रूप से बाहर की तरफ है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम कि भाई ये है यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के along जो यूनिट वेक्टर है उसको भी थोड़ा स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उसको आई कैप के रूप में लिखते हैं हम लोग। फिर यूनिट वेक्टर along प्लस वाई एक्सिस, इसको जे कैप के रूप में लिखा जाएगा। यूनिट वेक्टर along प्लस जेड एक्सिस, इसको के कैप के रूप में लिखा जाएगा। अब इसी राइट हैंडेड सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए एक्स एक्सिस का इधर की तरफ लिखोगे तो माइनस एक्स, वाई को इधर की तरफ लिखोगे तो माइनस वाई, और जेड को इधर की तरफ लिखोगे तो माइनस जेड। आप लोग चाहो तो इसको अलग भी बना सकते हो, हमने टाइम बचाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया है, कोई गलत नहीं है। तो यूनिट वेक्टर along माइनस एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप। किसी भी वेक्टर को नेगेटिव करना बहुत सिंपल है, माइनस साइन लगा दो उसमें। फिर यूनिट वेक्टर along माइनस वाई एक्सिस, माइनस जे कैप। यूनिट वेक्टर along माइनस जेड एक्सिस, माइनस जे कैप। हो गया, आई जे के माइनस आई माइनस जे माइनस के। तो ये सारे यूनिट वेक्टर्स का मामला हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भैया आपका क्या नाम है, मैं भूल गया। अर्पित, बहुत अच्छा नाम है। चलो बस आपके नाम के साथ एक ही दिक्कत है। क्या सर? मतलब टी के बाद वाला जो ए है उसको साइलेंट ही रखना है। शुरू से वो ध्यान था यही।
हाँ, शुरू से आपको ध्यान था इस बात का, वेरी गुड। ये सबसे अच्छी बात है कि मतलब जीवन में कुछ चीजों का आदमी को शुरू से ही ध्यान होना चाहिए। अब इसको मिटा दिया जाए यूनिट वेक्टर को, और हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो और फिर यहां तक तो कोई समस्या नहीं है दोस्त? हाँ, बस बढ़िया है। इसके बाद अगली कैटेगरी है इनका इक्वल वेक्टर्स। ये इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? हम लोग सिंपली लिखेंगे कि भाई टू वेक्टर्स आर said to be equal if उनको तीन कंडीशंस मानने होंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात कर ही लिया था। कौन कौन से कंडीशंस हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड, सबसे पहले दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, सेम फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा, दे मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। पांच न्यूटन का फोर्स अगर ईस्ट की तरफ है और दूसरा भी 5 न्यूटन का फोर्स अगर ईस्ट की तरफ है, तभी आप दोनों को बराबर कहिए। अगर नहीं है तो बराबर कहने की मूर्खता नहीं करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो बराबर नहीं हो और आप अपना पूरा जीवन उनको बराबर समझने में गुजार रहे हैं, है ना भाई? सत्य को सत्य कहने में क्या बुराई? तो इक्वालिटी के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं ऐसे लिखूं अगर कि ए वेक्टर कितना है 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, और बी वेक्टर भी ऐसा ही है। सिर्फ तभी आप कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू बी। अगर इन तीनों में से कोई भी या एक से ज्यादा का मामला गड़बड़ाया तो उस समय आप ये नहीं कह सकते। ये ब्लिंक करने लग गया भाई। ऑन ऑफ हर स्थिति में इसका एक ही हाल है। चलिए थोड़ा पहले इस पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो कहीं ये वजन करना कर दे। तो आप लोग इसको लगा दें।